Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 29 July, so let's get started. First thing is that Manu Bhaकर won a bronze medal. Okay, ये शूटिंग में आती है 10 मीटर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता है. इसके बाद अब ये दोबारा मिक्स टीम के साथ भी पार्टिसिपेट करेंगी 10 मीटर में और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, वो सब स्पोर्ट्स की बातें हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. टू अरेस्टेड डे आफ्टर आईएएस एस्पिरेंट ड्रोन इन दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट. तो ये न्यूज आपने सुनी ली होगी अब तक. राउस आईएएस एंड कल एक और गलत चीज ये हुई कि 27 को जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 5:30 बजे के अराउंड ये हादसा हुआ था. ठीक है, एंड 6 to 7 दे टुक देयर डेली न्यूज एनालिसिस सेशन. ठीक है, बाद में उन्होंने डिलीट किया उस चीज को क्योंकि उन्हें लगा कि शायद गलत मैसेज गया इससे. राइट, तो अच्छी खासी ट्रोलिंग चल रही है और काफी सारे इश्यूज भी हैं. बट अगेन यहाँ पर सारे इश्यूज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं वो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट. किस तरीके का मैनेजमेंट है हमारा, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग जो निकल के आती है वो आती है अर्बन प्लानिंग से लेकर. क्योंकि देखिए ये ओआरएन का जो इशू है, अगर आप लोग यहाँ पे हैं इस एरिया में, तो ये कोई आज का इशू नहीं है. आई केम इन दिस एरिया इन 2012. ठीक है, तब तो सब कुछ बीजेपी के गवर्नमेंट के अंडर में था, दिल्ली सरकार हो या ये. इसके बाद ये सब आम आदमी पार्टी के अंडर में भी आ गया. नाउ बोथ पार्टीज आर प्लेइंग ब्लेम गेम. बट द फैक्ट इज कि तब भी ये पानी इसी तरीके से भरा जाता था और उस टाइम भी रिक्शा वाले पैसे चार्ज करते थे एक साइड से रोड के दूसरे साइड क्रॉस करवाने की. ओके, तो ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, ये 2012 से प्रॉब्लम चली आ रही है. दी ओनली थिंग इज कि हमने अपनी अर्बन प्लानिंग पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है और उसका जो मैनेजमेंट है उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है. बाकी इस केस में एक और जो चीज निकल के आई है दैट जो इनकी एक रजिस्ट्री सामने आई है अभी, उसमें इन लोगों ने बेसमेंट क्लेम किया था फॉर स्टोरेज पर्पस, बट दे वर इलीगली ऑपरेटिंग दी लाइब्रेरी. सो दिस अगेन बिकम दी इशू ऑफ कि हमारे यहाँ के जो लॉज हैं उनको हम कितना स्ट्रिजेंटली इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं. राइट, तो ये दो तीन इश्यूज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन गवर्नेंस. ठीक है, ये तीन तरीके से इस टॉपिक को आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में एज अ केस स्टडी. चलिए नेक्स्ट इज सेंटर स्क्रैप द ऑक्शन ऑफ 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स. ये हमने कल की न्यूज़पेपर में देखा था, गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर ऑक्शन, लेकिन यहाँ पर उतनी बिडिंग ही नहीं आई है, उतने ज्यादा पार्टीज ही नहीं आई है इंटरेस्टेड, तो ये स्क्रैप कर दिया गया है. राइट, और ये तीन कौन से थे तो इसके नाम जान लीजिए. तो एक था सलाल हाइमना लिथियम टाइटेनियम एंड बॉक्साइट ब्लॉक जो कि जम्मू कश्मीर में था. ठीक है, ये डिस्कवरी भी हुई थी इसकी, इसी को नीलाम करने जा रहे थे. दूसरा था मुस्कानिया बरवारी पोटेशियम पोटैश ब्लॉक था ये झारखंड में, एंड कुरुंजकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक था तमिलनाडु में. अब ये इंपॉर्टेंट किस वे में, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक वे में कि जब आप मैप बनाएंगे ना, जब आप दिखाते हैं हमारे मिनरल रिसोर्सेज, तब थोड़ा सा मार्क कीजिएगा कि हमारे लिथियम ब्लॉक वगैरह जम्मू कश्मीर में मिल जाते हैं हमें, ग्रेनाइट वगैरह तमिलनाडु में, एंड दूसरा ये पोटैश झारखंड में तो खैर सारी रिसोर्स मिलते हैं लगभग. Auction of 14 blocks in the second tranche and 13 blocks in the first tranche. They were also cancelled earlier due to lukewarm response. यानी कुछ ना कुछ तो इशू है जिस वजह से बिडिंग आ ही नहीं रही है उतनी. ओके, तो उसको बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी उसमें इतना कुछ नहीं है जिसको डिटेल में डिस्कस किया जाए. पर नाउ हियर इज हमारे बजट में 3 न्यू स्कीम्स लेकर आए जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकेंगे, और साथ में एक और चीज लेकर आए दैट इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप स्कीम, जो कि इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के साथ एक तरह की इंटर्नशिप कराई जाएगी बच्चों को. ठीक है, तो पहले हम ये 3 स्कीम्स देखते हैं क्योंकि हमें ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो ये 3 स्कीम्स कोट करनी होगी कि इस बजट में क्या प्रोविजन रखेगा इनके लिए. और दूसरा हम देखते हैं ये जो इंटर्नशिप के लिए जो लाई गई है इसके बारे में. ऑलराइट, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं. फर्स्ट थिंग इज आखिर ये 3 स्कीम कौन सी हैं. These are 3 key employment generation schemes were announced as part of Prime Minister's package to enhance job creation and skill development. All right, just a second. First is first time employment incentive scheme, EPFO contribution reimbursement scheme, and support for employer scheme. सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो पहली बार सर्विस सेक्टर में आ रहे होंगे या जॉब सेक्टर में आ रहे होंगे, दिस स्कीम एम्स टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स एंटरिंग द वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 month वेज इन 3 इंस्टॉलमेंट्स टू न्यूली एम्प्लॉयड इंडिविजुअल विद सैलरीज अप टू 15,000 पर मंथ. यानी कि अगर आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हो जहां पे आपको 15,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है, तो पहली मंथ की जो सैलरी होगी वो आपको एम्प्लॉयर नहीं आपकी गवर्नमेंट देगी, ताकि उस एम्प्लॉयर को एक इंसेंटिव मिले कि मैं नए लोगों को रिक्रूट कर लेता हूँ. और 5,000 करके ये 3 इंस्टॉलमेंट में आपको ट्रांसफर की जाएगी. ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 21 मिलियन यूथ. ऑलराइट, बट ये लिमिट ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपकी बहुत ज्यादा सैलरी है तो भी आपको मिलेगा, 15,000 तक की जॉब होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन रीइंबर्समेंट स्कीम.
अब यहाँ पे ईपीएफओ में एनरोल होना जरूरी है पहले तो आपका, टू एनकरेज जॉब क्रिएशन पर्टिकुलरली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नाउ फोकस ऑन दिस कि ये जो सेकंड स्कीम है इट इज मोस्टली विद रिलेट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय हायर्ड। ठीक है, जब आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हो तो वहां पर करीब 7.5 आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, बाकी का आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ये सरकार उसको रीइंबर्स कर देगी, कितना, अप टू 3,000 पर मंथ, ठीक है, ताकि उसको एनकरेज किया जाए कि वो और वर्कर्स को हायर कर सकता है। दिस रीइंबर्समेंट विल बी अवेलेबल फॉर 2 years, दैट इज गुड स्टेप एंड पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव टू सपोर्ट बोथ एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉय को भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे और एम्प्लॉयर को भी मिल रहा है फॉर फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Third scheme is support for employer scheme. The scheme is designed to provide incentives for employers to create additional job. Government will cover a portion of EPFO contribution for new hires in various sectors, aiming to create around 5 million additional job opportunities across the country. Okay, तो ये जो फर्स्ट वाली है इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। The scheme are part of larger effort to allocate 2 lakh crore towards education, employment and skilling, reflecting a significant commitment to boosting job creation and economic growth. राइट, अब जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है वो है ये जो टॉप 500 कंपनीज के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा 1 करोड़ यूथ को। ठीक है, तो यहां से आप एक स्कीम ये वाली याद रख सकते हैं, अगर रह जाए तो, नहीं भी रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो ये होगा। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। In the budget 2024, Indian government introduced a significant internship program aimed at providing opportunities to 1 crore, that is 10 million youth over next 5 years. और इसमें क्या करवाया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा विद द टॉप 500 कंपनीज इन इंडिया। इसके फीचर अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट, ड्यूरेशन एंड स्टिपेंड कितना होगा, तो जो भी इंटर्न आएगा, जो भी लड़का या लड़की आएंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन 12 month प्रोग्राम एंड दे विल रिसीव ए मंथली स्टिपेंड ऑफ ₹5,000. Additionally, they will receive a one-time assistance of ₹6,000 to cover various expenses. Right? मंथली स्टिपेंड मिलेगा 5,000, वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा 6,000 और ये ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कितने की होगी, तो 12 मंथ की होगी। The program is designed to offer practical work experience in real world business environment. Companies will be responsible for providing the skill development session and covering the training cost through CSR funds. Now focus on this. ठीक है, अलग से कोई कंपनी पे बर्डन नहीं डाला जा रहा है, वो यहाँ पे जो भी कर रही है वो CSR फंड्स, ठीक है, जो कि 2 से 3% करीब खर्च किया जाता है आपके प्रॉफिट का ऑफ लास्ट 3 years, राइट, उसी फंड से ये चलेगा सब कुछ। At least half of the internship duration will involve hand-on job experience rather than classroom-based training. अब ये नहीं कि 12 मंथ आपने पूरा उनको बस एक लेक्चर टाइप देकर और खत्म कर दिया, नो, 6 मंथ की एटलीस्ट हैंड ऑन जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और बाकी का 6 मंथ आप क्लासरूम ट्रेनिंग दे सकते हो। Phased implementation scheme will be rolled out in 2 phases. First phase will last for 2 years, followed by a 3-year second phase. It will be coordinated with state government initiative wherever applicable to ensure widespread and effective implementation. Objective क्या है, दो ही है, employment generation, skill development. Primary goal is to enhance employability, provide substantial work experience to young people, bridging the gap between academic learning and industry requirement. By working in top tier companies, interns will gain valuable skill and insights, making them more competitive in job market. And this internship is part of broader set of initiative aimed at boosting employment, skill development, overall economic growth outlined in budget 2024. ओके, तो यहाँ से हमने ये जान लिया जो बजट में निकल के आया है। ठीक है, बजट से रिलेटेड आज दो चीजें और बहुत डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पूरा बजट हम एक साथ करते हैं ना, उसका कोई सेंस नहीं है, उतना ज्यादा यूज आता नहीं है वो, ठीक है, लेकिन हमें बजट के थ्रू इकोनॉमी के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स क्लियर करने हैं। चलिए आगे चलें, ये तो फालतू की पॉलिटिकल न्यूज है, हम सबको छोड़िए, हम अपने काम की न्यूज पे चलते हैं। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, नो रिमेंबर ये एक्सरसाइज चल रही है मंगोलिया में एंड दिस इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। काफी सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जापान, टर्की, यूएस एंड यूके। और गोल क्या है, द एम ऑफ एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इज टू प्रिपेयर इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर पीस कीपिंग मिशन वाइल ऑपरेटिंग इन मल्टी नेशनल एनवायरमेंट। अब पीस कीपिंग मिशन क्यों, क्योंकि हम लोग यूएन की पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं और यूएनएससी में हमारा जो आप कह सकते हो कि क्यों इंडिया को मेंबरशिप मिलनी चाहिए,
उसमें एक ये वैलिड पॉइंट बनता है कि हम लोग पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये पूरा इशू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में, पिछले 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था। ये एग्जैक्ट डेट आप देख लेना लिस्ट में जाके। ऑलराइट, यहां से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरी तरीके से डिटेल में कवर होंगे। एक है डेट टू जीडीपी रेशियो और दूसरा है कैपिटल गेन टैक्स, और इनके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस बजट में किए गए हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दो टॉपिक्स को पहले करते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। इट इज a key indicators of country's fiscal health, measuring the size of country's debt in relation to GDP। अगर हिंदी में शॉर्ट समझें तो हमारी इकोनॉमी जितनी है उसका कितना परसेंट हमारे ऊपर कर्ज है। जैसे आपकी जेब में 100 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके ऊपर पहले से 110 रुपए का कर्ज है तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क बनता है, राइट, कि आपके पास तो उतना है ही नहीं जितना आपके पास कर्ज है। लेकिन अगर आपका कर्ज 90 रुपीज है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं अपनी जेब में, आप दे दोगे अगर देना ही पड़ेगा तो, राइट। तो बस वही होता है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो, हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में कितना डेट हमारे ऊपर है, राइट। ये बताता है कंट्रीज एबिलिटी टू रीपे इट्स डेट। अगर ये रेशियो लोअर होगा तो यानी कि हमारी इकोनॉमी हेल्दी है, ठीक है, और अगर ये ज्यादा हुआ, जैसे कि 100 की जगह आप पे कर्ज 110 है और जेब में 100 रुपए, तो फिर आप रिस्क में हो, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारी कैपेसिटी है या नहीं अपने डेट ऑब्लिगेशन को मीट करने की। अगर हायर रेशियो हुआ तो फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो हर कंट्री कोशिश क्या करती है कि उसका डेट टू जीडीपी रेशियो कम से कम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम लोग डेट लेते ही क्यों हैं, लो ही मत। ठीक है, डेट एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री, आपको डेट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, आपको कई सोशल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री की प्रोग्रेस तो रुक जाएगी अगर वो डेट लेना बंद कर देगा। ये वही बात है, जैसे इंसान लोन लेता है, फिर इन्वेस्ट करता है, अपनी खुद की कुछ कैपिटल बनाता है और फिर लोन चुका देता है, वैसी हालत होती है। तो ऐसा नहीं कि डेट सिर्फ इंडिया पर है, चाइना पे भी बहुत है, यूएसए पे तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये डेट अनसस्टेनेबल हो जाए, आपकी जीडीपी के 100% से भी ऊपर निकल जाए, तो फिर ये एक चैलेंज बन जाता है। एज ऑफ 24 इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो अप्रोक्सीमेटली 83.4%, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दिस इज स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर विच हैज पीक अराउंड 90%। अभी 90% हो गया था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बोरोइंग की थी टू सपोर्ट आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमने बेटर परफॉर्म किया है। 90% से हम अपने डेट को वापस ले आए 83% पर। India's debt to GDP ratio has fluctuated over the years. Prior to the pandemic, the ratio was around 70 to 75%. The pandemic caused a significant increase in government borrowing to fund stimulus measures, healthcare, and support the business and individuals. चलिए, तो अब आपके प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो ये बनेगा कि आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अब चारों फैक्टर पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ये रेशियो क्या है, डेट डिवाइडेड बाय जीडीपी, अगर मेरी जीडीपी इंक्रीज होती जाएगी तो मेरा रेशियो क्या है, बेटर होता जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा मेरा कर्जा। यानी कि आपकी जेब में अब 100 की जगह 200 रुपए पड़े हुए हैं और कर्ज कितना है आपके ऊपर, सिर्फ 90 रुपए का, तो आप और अच्छी कंडीशन में आ गए ना। बस वैसे ही यहाँ होता है, अगर हमारी जीडीपी हाई होने लगेगी तो इट विल हेल्प रिड्यूस द डेट टू जीडीपी रेशियो एज डिनोमिनेटर इंक्रीज, राइट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट। Persistent fiscal deficit where government expenditure exceed revenue contribute to higher debt level। गवर्नमेंट की इनकम है 100 रुपए, खर्च कर रही है वो 120 रुपए, तो क्या होगा, उसका ये जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से उसका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट। Changes in interest rate affect the cost of servicing debt. Higher rates can increase debt servicing cost, worsening the debt burden। अब हम लोग जो कर्ज ले रहे हैं, अगर सपोज वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आ रहा है, जैसे जनरली क्या है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक थी, ये सब क्या जो लोन देते हैं थोड़ा सस्ते में देते हैं, ठीक। बायलैटरल डील है हमारी किसी के साथ, जैसे जापान, तो वो और सस्ते में देता है, क्योंकि इंडिया की भी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। सपोज इंडिया में 91 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो फिर जो भी इंडिया को लोन देंगे वो हायर रेट पे देंगे। तो हम जो डेट ले रहे हैं वो किस इंटरेस्ट पर ले रहे हैं वो भी डिसाइड करता है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन कैन इरोड द रियल वैल्यू ऑफ द डेट, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज। हाउएवर हाई इन्फ्लेशन कैन हैव एडवर्स इंपैक्ट। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपसे एग्जाम में गलती कराएगा। ठीक, अगर जैसे मैंने 100 रुपए का कभी लोन लिया था 2015 में, ठीक, आज मैं 2024 में वो चुका रहा हूं, तो क्या वैल्यू है इसकी, कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम 100 रुपए में जो चीज खरीदी जा सकती थी आज वो चीज ही शायद 200 रुपए की हो गई, तो वैल्यू तो इरोड हो गई 100 रुपए की, तो मेरे लिए तो ये लोन चुकाना बहुत आसान हो गया, राइट। तो अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो ठीक है कि ये तो इरोड कर देगा रियल वैल्यू की, तो डेट लेने वाले को थोड़ा फायदा ही होता है इसमें,
लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये चारों फैक्टर याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, खासकर इकोनॉमी में, कि क्या फैक्टर्स हैं जो डेट टू जीडीपी रेशियो को। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज। नाउ इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, एक ही काम कर सकती है, फिजिकल कंसोलिडेशन करना, ठीक है, ताकि इसको कम से कम किया जा सके। अब उसके लिए हम लोग अपने टैक्स बढ़ा सकते हैं ताकि सरकार की इनकम ज्यादा हो जाए, फिजिकल डेफिसिट कम हो, ओवरऑल डेट कम हो जाएगा। या डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, कि यहाँ इनको सेल आउट कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, उससे भी सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। या फिर हम सरकार अपना रैशनलाइज कर सकती है, एक्सपेंडिचर खर्चा कम कर सकती है। Long term economic reforms aimed at boosting GDP growth, such as infrastructure development, Make in India, digital economy, etc. इम्प्लीकेशन क्या होते हैं इसके, ठीक है, अगर ये डेट हमारा रेशियो हमारा गड़बड़ा जाए तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। फर्स्ट इज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर इसका असर पड़ता है। अगर आपकी कंट्री पे हद से ज्यादा कर्ज है, जैसा कि आज श्रीलंका की हालत हुई थी, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो गिर जाती है, और जहां आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरी वहीं पर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जहां से भी आप लोन लोगे वो और ज्यादा कॉस्टली आएगा, ठीक है, फिर उसको चुकाने में आपको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और आपका डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो और बढ़ता चला जाता है। आपकी बोरोइंग कॉस्ट महंगी हो जाती है अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाए। नॉर्मल टाइम में इंसान के साथ भी वही होता है, अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है तो बैंक उसको फिर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। जैसे किसान को ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन एक लंबोर्गिनी खरीदने वाले को कम चार्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक फिक्स इनकम होगी, वो दिखाएगा मेरी इतनी सैलरी 1 करोड़ रुपए एनुअल, तो उसको लोन सस्ता दे दिया जाएगा, आप लीजिए, आप तो चुका ही लेंगे, कोई रिस्क नहीं है। किसान के साथ थोड़ा सा रिस्क है, आप ट्रैक्टर लोगे, आपकी फसल अगर ठीक ठाक नहीं हुई तो बैंक का नुकसान हो जाएगा, तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ क्रेडिबिलिटी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इट इम्पैक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। जब कोई देश हद से ज्यादा कर्ज में जाने लगता है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, तो फिर इन्वेस्टर भी वहां इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं कि ये इकोनॉमी कभी भी डूब सकती है। लोअर रेशियो जनरली अट्रैक्ट्स मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। Next is policy flexibility. High debt limits government's ability to implement fiscal policies during economic downturn due to limited borrowing capacity. अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार अपनी पॉलिसी कुछ भी बना सकती है, लेकिन अगर उस पर हद से ज्यादा, जैसे कि अभी हमारा कितना चल रहा है, 84 समथिंग चल रहा है ना, ऊपर हमने देखा 83%, ठीक है, ये जो 83% चल रहा है ये अभी भी हाई है, क्योंकि जबकि हमारे यहाँ एनके सिंह पैनल ने कहा था कि हमें इसको 60% पे लाना है। तो अब सरकार अपने खर्चे कम करनी ही पड़ेंगे सरकार को, ठीक है, तभी हम इसको 60% पे ला पाएंगे वापस। तो फिर जो पॉलिसी स्पेस होता है वो थोड़ा सा श्रिंक होता चला जाता है। ज्यादा जॉब्स नहीं दे सकते, सैलरी देनी पड़ेगी, ज्यादा पेंशन नहीं दे सकते, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने पड़ेंगे। So overall, India's debt to GDP ratio is a vital metric for assessing the fiscal health. While it remains elevated due to pandemic-related borrowing, ongoing economic reforms and fiscal measures are aimed at reducing the ratio over time to ensure sustainable economic growth and stability. ओके, तो ये इनके साथ सिर्फ एक इंटरव्यू था टीवी सोमनाथन के साथ। हमारे काम का सिर्फ ये था कि हमें डेट टू जीडीपी रेशियो समझना था। दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, और एंड प्लीज टेल मी इन योर कमेंट, बिकॉज अगर ये टॉपिक आपको समझा पाया मैं, ठीक है, तो आई वुड एटलीस्ट बिलीव कि ओके, आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स। ओके, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स का। फिलहाल चलिए डायरेक्ट चलते हैं, नोट्स पे चलते हैं। Alright. अब आप ये समझिए कि आपने कुछ खरीदा था पहले, सपोज 50 लाख रुपए का, आज उसको आपने बेच दिया 70 लाख रुपए में, ये सपोज एक घर, ठीक है, तो इस पे आपको कैपिटल, कितनी कैपिटल का प्रॉफिट हुआ, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसी पे आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपने शेयर मार्केट में कभी कुछ शेयर खरीदे, सपोज कि 10 लाख के, आपने उनको बेच दिए 11 लाख में, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का, इस पे आपको एक कुछ टैक्स देना है बस, ठीक है। ये शेयर मार्केट के रिस्पेक्ट में, और ये मूवेबल, इमूवेबल या अदर प्रॉपर्टीज के कंटेक्स्ट में, अभी पूरा समझ में आएगा। सो ओवरऑल सिंपल लाइन हम कह सकते हैं, दिस कैपिटल गेन टैक्स इज टैक्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है, जो आप रियलाइज करते हो व्हेन यू सेल एनी कैपिटल एसेट। दीज एसेट्स इंक्लूड्स प्रॉपर्टी हो सकती है, स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या अदर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। कैपिटल गेन आर क्लासिफाइड इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अब इनकी लिमिट जान लीजिए पहले। एक होते हैं हमारे लिस्टेड सिक्योरिटीज, दूसरे होते हैं अनलिस्टेड। जो सिक्योरिटीज होते हैं वो तो अलग होगी, चलो ठीक है, उसको अलग रखिए। अभी यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, जैसे स्टॉक मार्केट्स के शेयर्स,
तो इसमें अगर हमने उस शेयर्स को अपने पास लेस देन 12 मंथ्स के लिए रखा है तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म, और अगर हमने उसको सेल किया है आफ्टर 12 मंथ्स तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स की लिमिट फर्स्ट थिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ इट इज हेल्ड फॉर लेस देन 24 मंथ्स, पहले 36 मंथ्स हुआ करती थी इसकी, बाद में घटा के 24 मंथ्स कर दिया गया, और लॉन्ग टर्म का अगर वो 24 मंथ से ज्यादा रखी जा रही है। राइट। थर्ड थिंग इज अदर एसेट, जैसे बॉन्ड डिबेंचर वगैरह, तो वहां पर लेस देन 36 मंथ तो शॉर्ट टर्म, और अगर मोर देन 36 तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, हालांकि अब ये दोनों लिमिट हटा के सिंपल कर दी गई है 24 मंथ। अब चाहे आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या अदर एसेट हो, लॉन्ग टर्म गेन 24 मंथ्स के बियॉन्ड लगना शुरू हो जाएगा। ये 36 मंथ वाला काम हटा दिया है। क्लियर, ये समझ में आया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। ठीक है, सिक्योरिटीज के कंटेक्स्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टी या अदर एसेट। अब रेट देख लीजिए, फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज इट इज टैक्स्ड एट 15%, इसको बढ़ा के कर दिया सरकार ने 20%। दिस इज वन चेंज। फॉर अदर एसेट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपकी ओवरऑल इनकम में ऐड हो जाता है, और फिर आपका जिस स्लैब में भी आप आते हैं उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म अबव ₹1 लाख इज टैक्स एट 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अब यहाँ पर ये जो 1 लाख की लिमिट थी इसको कर दिया है 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो ही आपको देना है, और इसको 10% की जगह अब कर दिया है आपका बढ़ा के 12.5। ओके, और इंडेक्सेशन जो था उसको कर दिया है रिमूव। ये तीन चेंजेस लॉन्ग टर्म में किए गए। ओके, फॉर अदर एसेट, अब ये तो लिस्टेड सिक्योरिटी की बात हुई, अदर एसेट लगते थे 20% पे टैक्स। ठीक है, तो इसको भी हटा दिया गया, इसको भी ले आए हैं 12.5% पर। ठीक है, अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है, फायदा हुआ इसमें। पहली बात तो इन्होंने डिफरेंस खत्म कर दिया। ठीक है, चाहे अब ये लिस्टेड सिक्योरिटी हो या अदर एसेट हो, लॉन्ग टर्म है तो फ्लैट 12.5% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैट। उसके बाद ये जो 20% था ये पहले लगता था इंडेक्सेशन के साथ। अब 12.5% करके आपको दिखाया जाएगा कि ये तो अच्छा किया है, बट बात ये है कि इन लोगों ने जो इंडेक्सेशन है ना उसको रिमूव कर दिया है, और इसी को लेके पूरा हल्ला मचा है मार्केट में। अभी इंडेक्सेशन क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपली इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना होता है। ये मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ, बस 5 मिनट दीजिए, ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल। चलिए दो एग्जांपल से समझते हैं, एक शेयर्स की मदद से और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड समझ लीजिए या आपका हाउस समझ लीजिए, उसके एग्जाम्पल से। ठीक है, इस पे फोकस कीजिए। सपोज आपने 100 शेयर्स खरीदे ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एट ₹200 ईच इन जनवरी 2023। अब आप इसको सेल करते हो फरवरी 24 में, यानी कि आप आफ्टर 12 मंथ्स कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप पे कितना टैक्स लगेगा, 12.5% लगेगा। ठीक है, और आपने खरीदे कितने पे थे, 200 ईच, और आप सेल कितने पे कर रहे हो, 300 ईच। यानी कि मेरी सेल वैल्यू कितनी हो गई, 300 इंटू 100 30,000 की मैंने सेल की, जबकि मैंने परचेज कितनी की थी, 200 इंटू 100 दैट इज 20,000। ठीक है, 100 शेयर थे, 200 के खरीदे थे हर एक, 300 के बेच दिए हर एक। ठीक है, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का। ये मेरा कैपिटल गेन टैक्स है। ठीक है, मैंने होल्ड कितने टाइम किया है, 1 साल से ऊपर, यानी कि मुझ पे क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कितना लगेगा, 12.5%। तो 1 लाख रुपीज का मुझे प्रॉफिट, सॉरी 1 लाख रुपीज की जो लिमिट थी ऊपर, जो अभी बढ़ा के 1.25 कर दी गई है, कहाँ गया वो, ये वाली लॉन्ग टर्म लग रहा है ना हम पे, तो 1.25 लाख के नीचे है अब तो। ठीक है, पहले 1 लाख लिमिट हुआ करती थी, अब ये लिमिट हो गई है बढ़ के 1.2 लाख। यानी कि मुझे इस पे 12.5% के हिसाब से टैक्स लगना था, कितना, 12,500। लेकिन क्योंकि मैं स्लैब इसके नीचे रहा 1 लाख या 1.25 कर लीजिए अब, ठीक है, 1.2 के नीचे रहा, इसलिए मुझ पे नो टैक्सेस एप्लीकेबल। पहला एग्जांपल समझ में आया, सिक्योरिटी शेयर वाला। ठीक है, मुझे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,000 का, जो कि मेरा प्रॉफिट 1.25 लाख से कम था, तो मुझ पे कोई टैक्स नहीं लगा। अगर लगता तो कितना लगता, 12.5%। ठीक है, अब प्रॉपर्टी पे आइए। आपने 2019 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख रुपीज की, आपने सेल कर दिया उस हाउस को 70 लाख रुपीज में, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई, 70 लाख, परचेज कॉस्ट कितनी हो गई, 50 लाख। अब इंडेक्सेशन होगा, इसका इंडेक्सेशन आपके इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगा, क्योंकि 2019 से लेके 2024 तक कुछ तो महंगाई बढ़ी होगी ना, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा होगा, राइट। तो उसके साथ एडजस्ट किया जाता है, और ये डिपेंड करता है इंडेक्सेशन आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स डिटरमिन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। हर साल आपको ये बताया जाता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए, अज्यूम कर लेते हैं इस केस में कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 29 जब घर खरीदा था तो था 289,
और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जब आज हम बेच रहे हैं तो है 348। तो 50 लाख का मैंने घर खरीदा था तो मैं अपनी वैल्यू निकालूंगा 50 लाख इंटू आज का इंडेक्स और डिवाइडेड बाय जो 2019 का इंडेक्स था। तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 60,34,000। ठीक है, यानी कि मेरा एक्चुअल अब जब मैं 70 लाख में बेच रहा हूं तो मैं 50 लाख नहीं मानूंगा अपनी परचेज कॉस्ट, मैं इंडेक्सेशन करूंगा उसका, मैं उसको एडजस्ट करूंगा इन्फ्लेशन के साथ, फिर मानूंगा कि मेरी परचेज कॉस्ट कितनी थी आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो मेरी परचेज कॉस्ट थी 60 लाख समथिंग, अब मैंने सेल किया 70 लाख में, तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना बना, जस्ट 9,65,000 रुपीज। राइट, तो विद इंडेक्स मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है 9,65,399। ठीक है, विदाउट इंडेक्स अगर मैं देखूं, विदाउट इंडेक्स 70 लाख में बेचा और कितने में खरीदा था मैंने 50 लाख में, तो विदाउट इंडेक्स तो मेरा प्रॉफिट दिखाएगा ये 20 लाख। राइट, दिस इज विद इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, दिस इज विदाउट इंडेक्सेशन। अब सरकार क्या कह रही थी कि जब आप इंडेक्सेशन इसको करते थे तो हम आपसे ले रहे थे 20%, अब हमने विदाउट इंडेक्सेशन आपसे लेंगे 12.5%। तो अब ये देख लेते हैं कि पहले ज्यादा फायदा था या अब ज्यादा फायदा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब क्योंकि ये 24 महीने से ज्यादा रखा गया ना एसेट, तो फिर क्या लगेगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 12.5%। अगर इंडेक्सेशन के साथ इसको एडजस्ट करते हैं हम, तो मेरा प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 9,65,000, तो 20% के हिसाब से मुझे पे करना पड़ता 1,93,000। ठीक है, लेकिन सरकार ने अब इंडेक्सेशन हटा दिया है। ठीक है, और कह दिया कि 20% की जगह आपको सिर्फ देना है 12.5। तो अब मेरा प्रॉफिट विदाउट इंडेक्सेशन तो 20 लाख दिखा रहा है। ठीक है, 70 लाख का बेच रहा हूँ 50 लाख की चीज, तो 20 लाख का जब मैं विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% निकाल रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 2,50,000। तो मेरा टैक्स क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, और सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, इससे जनता को फायदा होगा। कौन सा फायदा हो रहा है, विद इंडेक्सेशन जब हम एडजस्ट कर रहे थे इन्फ्लेशन के साथ तो मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा था 1.93 लाख, अब मुझे करना पड़ रहा है 2.50 लाख। ठीक है, तो ये समझ आया आपको इंडेक्सेशन का इशू। ठीक है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो चेंजेस किए गए। ओके, तो 20% से उठा के 12.5% भले ही ले आए, लेकिन अल्टीमेटली ये जो ओवरऑल प्रॉपर्टी थी इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देख लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको किसी भी एसेट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो ये रिड्यूस कर देता है हमारी टैक्सेबल कैपिटल गेन को। हालांकि इसके अलावा और एग्जेम्पशन भी देती है सरकार टैक्स बचाने के लिए, जैसे सेक्शन 54 है इनकम टैक्स एक्ट में, वो कहता है एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इफ द गेन इज री इन्वेस्टेड इन अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि आप एक घर बेच रहे हो और उसकी जगह दूसरा घर खरीद रहे हो। ओके, यानी कि आपने री इन्वेस्ट कर दिया उसको दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो फिर आपको कुछ एग्जेम्पशन दिए जाते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, सेक्शन 54 EC, एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ द गेन इज इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक बॉन्ड। अगर आप स्पेसिफिक बॉन्ड जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बॉन्ड ले लीजिए या रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की ले लीजिए, अगर आप 6 मंथ के अंदर आपने जो गेन कमाया उसको 6 मंथ के अंदर इन जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया किसी बॉन्ड में, तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है, तो ये टैक्स बचाने के लिए सरकार आपको एग्जेम्पशन देती है। So overall, understanding capital gain tax and its classification help in planning investment and calculating tax liabilities accurately. Using benefits like indexation and available exemptions can significantly reduce the tax burden. But indexation इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब बस आपके पास ये 2 बेनिफिट रह गए अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC। राइट, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ठीक, यही सब बातें लिखी है कि सरकार ने सारे जो डिफरेंस थे लॉन्ग टर्म में वो खत्म कर दिए और फ्लैट ले रही है अब 12.5%। ओके, और जो ड्यूरेशन था फॉर क्वालिफाइंग फॉर लॉन्ग टर्म इज 1 ईयर फॉर लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड 2 ईयर फॉर अनलिस्टेड। अनलिस्टेड अलग कैटेगरी, हमने जो देखी है वो सिर्फ लिस्टेड शेयर देखे हैं लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमी की, क्योंकि यही चीज इकोनॉमी में जब पढ़ाएंगे तो अलग तरीके से। ठीक है, लेकिन इसको बजट के साथ ही पढ़ लो वो बेटर है। अब मैं आपको अगर बजट की वीडियो बना दूं, उसे बता दूं ये रेट लगा दिया है वो रेट लगा दिया, वो आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। अगर इस पूरे को आपको ये 1 लाइन में लिखना होगा, आपको सिर्फ इतना कहना है कि सिंप्लीफाई किया गया है टैक्स स्ट्रक्चर को और ज्यादा। राइट, से सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म में फ्लैट कर दिया 12.5%। पहले डिफरेंशिएशन था कि सिक्योरिटीज है तो 10%, प्रॉपर्टी है तो 20%, उसको 12.5 पे ले आए। राइट,
और शॉर्ट टर्म का जो था उसको टैक्स को बढ़ा के इन लोगों ने 15% कर दिया, ताकि लोग शॉर्ट टर्म में कम इन्वेस्ट करें और इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें। सीक्रेट चेंजेस हैव बीन मेड टू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल। अब देखिए, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट में मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको इसको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पे सरकार क्या करने वाली है कि आपकी यूट्यूब पे जितने भी जो लोग हैं जो थोड़ा सा आप कह सकते हो रियलिटी तक, एक तरफ आपका गोदी मीडिया हो गया, वो तो ब्रॉडकास्टिंग की डेफिनेशन में आएगा। दूसरी तरफ यूट्यूब पे जैसे चलते हैं, जैसे क्या नाम है इनका, रविश कुमार, या रविश कुमार, ठीक है, और इनके जैसे कई चैनल चलते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, उसके बाद अभिषार शर्मा हो गए, ठीक है, ऐसे कई हैं। तो ये हैं जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करने वाली है कि इन लोगों को भी ब्रॉडकास्टर की डेफिनेशन में लाने वाली है। अब यहां पे सरकार क्या करेगी, दो कमिटीज बनाएगी। नाउ फोकस ऑन दिस। सरकार दो कमिटी बनाएगी। पहली होगी कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी, ठीक है, जो प्री स्क्रीन करेगी आपके कंटेंट को बिफोर दे आर रिलीज ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो डजंट इट साउंड लाइक सेंसरिंग द न्यूज अगेन? एक यूट्यूब ही है जहां पर थोड़ा बहुत हम लोग को आज रियलिटी देखने को मिलती है, अदरवाइज तो गोदी मीडिया तो अलग ही धुन में चल रहा है। ये एक्ट रिप्लेस करेगा केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1955 को। बट द थिंग इज, वर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आप एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनाओगे। अब इस कमेटी में सारे मेंबर गवर्नमेंट किसको बिठाएगी? अपने लोगों को, ठीक है, चाहे वो गजेंद्र चौहान हो सकते हैं जो सरकार के क्लोज थे, या वो अनुपम खेर जैसे हो सकते हैं जो सरकार के क्लोज थे, या फिर रजत शर्मा जैसे हो सकते हैं, वो भी सरकार के ही क्लोज हैं। दूसरा, गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। इट विल हियर द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ब्रॉडकास्टर। यानी कि अगर कल को रविश कुमार के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो वो कहां जाएगी? इस बीएसी में, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में। वहां पर अगेन फिर सरकार के लोग बैठे हुए हैं, राइट। यानी कि इन शॉर्ट, सरकार ने गोदी मीडिया, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करने के बाद अब दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। These requirements could be applied to streaming platforms and online influencers with a simple notification issued by INP Ministry. Every broadcaster covered under the ministry's regulatory ambit will be required to comply with the code prescribed by the union government. यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अपने किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को नहीं होने देगी। अब सीक्रेट चेंजेस हैव बीन मेड टू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल। अभी तो ड्राफ्ट स्टेज में ही है, लेकिन आप देखिएगा कि अगर ये दो कमिटी सेटअप कर ली जाए, एक जो आपके कंटेंट को इवेल्युएट करेगी पहले कि आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, सरकार के अगेंस्ट तो नहीं बोल रहे, दूसरा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल जो कि आपके खिलाफ आने वाली किसी भी कंप्लेन को एड्रेस करेगी, और दोनों जगह पे मेंबर्स नॉमिनेट करेगी सरकार। ठीक, तो आफ्टर मेन स्ट्रीम मीडिया नाउ अब नंबर है हमारे सोशल मीडिया का। Now this is absolutely important. Surprising dark oxygen discovery could answer deep sea mining. ठीक है, इन लोगों को 4 किलोमीटर नीचे जाके ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसी को डार्क ऑक्सीजन कहा गया है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ पूरा। The recent discovery of oxygen production in deep ocean reported on July 22 in Nature Geoscience indicate an unknown process generating oxygen in the region. यानी कि यहाँ पर कोई तो प्रोसेस है जिससे ये ऑक्सीजन जनरेट हो रही है। ठीक है, क्या प्रोसेस है वो पता नहीं। विच इज टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन क्रिएट होती है, बट इतनी नीचे जाकर तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता 4 किलोमीटर नीचे जाके, क्योंकि उसके लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट इतना नीचे पेनिट्रेट कर नहीं सकती। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन देती है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मराइन इकोसिस्टम एंड कुड इम्पैक्ट प्लान्स फॉर डीप सी माइनिंग। लोकेशन, द रिसर्च वाज कंडक्टेड इन क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, जो कि लोकेटेड है मैक्सिको की वेस्ट कोस्ट पर। दिस एरिया कवरिंग मोर लैंड देन इंडिया होल्ड्स द हाईएस्ट नोन कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ठीक है, ये सब हमने किया हुआ है, फिल्म विजन सीरीज में भी किया था हमने, पीएमएन। इनकी माइनिंग की जा रही है, हमारे यहाँ भी की जा रही है अरेबियन सी में। Scientists observed unexpected increase in the oxygen level at depth of 4 kilometers during experiments. They used devices to isolate a small volume of seawater and ocean floor sediment to measure the oxygen concentration, which sometimes even tripled within 2 days. यानी कि वहां पर कोई सा ऐसा प्रोसेस ऑनगोइंग है जिससे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन काफी बेटर है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। These nodules composed of iron, magnesium hydroxide and other minerals exhibit surface voltage of up to 0.95 volt, and this hypothesis is that in high concentration these voltage might accumulate to levels capable of splitting water molecule। यानी कि जो H2O है उसको स्प्लिट किया जा रहा है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ठीक है, इसी से ये ऑक्सीजन
जनरेट हो रही है, क्योंकि ये पॉलीमेटालिक जो हैं ये कैरी करते हैं अपने साथ करीब वोल्टेज ऑफ 0.95 वोल्ट। जब इनका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, यानी कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ये दे आर एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, ब्रेकिंग दिस वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रिपल देखा गया है, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए कम से कम 1.5 वोल्ट, राइट। और जब हाई कंसंट्रेशन में है तो ये लोग इतना जनरेट कर पा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज बीइंग टर्म्ड एज डार्क ऑक्सीजन, राइट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डार्क ऑक्सीजन। चलिए इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके डीप सी माइनिंग पे। फर्स्ट, deep sea mining said to be major resource extraction activity might disrupt these newly discovered ecosystem. The Clarion Clipperton zone alone is expected to be a significant site for such mining activities. अच्छा, आप मुझे बताओगे कि हम लोगों ने भी एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें हम लोग एक रोवर समुद्र की काफी गहराई तक भेजेंगे, करीब 6 किलोमीटर तक। मुझे उस रोवर का नाम बता सकते हो? Next is environmental concern. Previous studies such as Discol experiment in Peru Basin have shown that long-term environmental impact from simulating mining activities, indicating that actual mining could have severe and potentially irreversible effects on deep sea ecosystem. अब माइनिंग चाहे सी में हो या लैंड पे हो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंट के लिए तो होते ही हैं। Regulatory and economic consideration. The discovery of dark oxygen raises additional concerns about the ecological impact of mining. This has prompted some major European insurance companies to exclude deep sea mining from their underwriting portfolios. इंडिया का क्या रोल हो सकता है? इंडिया इज प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लाइसेंसेस टू एक्सप्लोर डीप सी मिनरल्स इन द पैसिफिक ओशन एंड इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर सच एक्सप्लोरेशन एज पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन. Global interest. Many countries are interested in mining polymetallic nodules due to their economic feasibility when concentration exceeds 10 kg per square meter. These nodules contain valuable minerals like manganese, copper, nickel. The discovery of dark oxygen and its potential implications highlight the need for careful consideration of environmental impact in deep sea mining and could lead to reassessment of such activities to protect marine ecosystem. Okay, so this is summary of this article, which was really important. आगे चलते हैं. रिकास्टिंग केयर मॉडल फॉर मेंटल इलनेस एंड होमलेसनेस. ठीक है, यहाँ पे मेंटल इलनेस के लोगों पर फोकस किया गया है कि हम कैसे इनके लिए भी एक केयर मॉडल जनरेट कर सकते हैं. तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे. द सोशियो नॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमलेस पर्संस लिविंग विद मेंटल इलनेस. होमलेस पर्सन, उसको हम HPMI से डिनोट करेंगे. Homeless person with mental illness often cast them the role of refugee seeker, leading to interventions that focus on relocating them to mental hospital, shelter, or prison. This approach prioritizes social order and safety over the agency and choice of HPMI, resulting in restrictive and paternalistic measures. अब इसमें हमें फोकस करना है चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग नोशन. एफर्ट्स क्या लग रहे हैं इंडिया में इसके लिए, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, और रिफ्रेमिंग दी सपोर्ट मेजर्स. ठीक है, तो मैं आपको आजकल जितना भी न्यूज डिस्कशन करा रहा हूँ सब उसी तरीके से करा रहा हूँ ताकि टॉपिक आपको जो जो पॉइंट्स काम किए वो अपने टॉपिक में हम एडिशन करते चलें. ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि न्यूज़पेपर प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें भी हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक को समझते हैं, और मेंस 450 प्लस यहाँ पे हाईली रेलेवेंट जो कि मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी होती है उन टॉपिक्स को. ये 3 इनिशिएटिव आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे फॉर योर 2025 अटेम्प्ट. डोंट रन बिहाइंड टू मैनी मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट. Your newspaper is key to what UPSC gonna ask you in exam, okay, especially in mains. First is challenging existing notion, engagement with lived experience. Collaboration with individuals who have lived the experience can provide deeper insight and challenge conventional views of care and responsiveness. अब देखिए ऐसे लोग जिन लोगों ने उस एक्सपीरियंस को बियर किया हो, ठीक है, जो होमलेस रहे हो या साथ में थोड़ा सा मेंटल भी रहे हो, जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनके साथ आप एंगेज करते हो तो आपको एक बेटर इंसाइट मिलती है कि आखिर क्या चैलेंजेस हैं इस चीज में और हमें किस तरीके से ऐसे लोगों के प्रति रिस्पॉन्स करना चाहिए. होमलेस पर्सन ऑफन फॉर्म सपोर्टिव कम्युनिटीज एंड एस्टैब्लिश सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू लोकल कनेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ानी होगी अपनी, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम बेटर समझ सकें, एक बेटर इंसाइट मिल सके हमें कि कैसे इस चैलेंज को फेस करना है. सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव. The reality of homelessness for HPMI includes both affiliations with support network and harsh conditions such as oppression, scarcity, and exacerbated mental health symptoms. Addressing these issues require a nuanced and comprehensive efforts. चलिए, effort in India. First is collaborative initiative. In India, collaborations involving National Health Mission,
Tamil Nadu Department of Health, Institute of Mental Health, the Banyan Azim Premji Foundation, local civil society organization, they have established an emergency care and recovery center within district hospital. ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे सड़क पे या कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन के अराउंड ऐसे लोगों को देखते हैं, थोड़े हमें दिखता है पागल टाइप है, ठीक है, घर तो है नहीं, पागल टाइप में देखा होगा, ऐसे बाल लिए घूमते हैं, तो उनके लिए इस तरह से रिकवरी सेंटर्स बनाए गए हैं। These centers offer decentralized care, breaking away from large asylum-like institutions and providing immediate localized support. Okay, so what we need to do is we need to establish more and more decentralized care, ठीक है, जहाँ पे localized support दिया जा सके और वो भी immediately. Right? So this is one thing that India can do, जो तमिलनाडु सरकार ने किया है. Policy and practice shift. Recent policy changes emphasize the need for personal attention and better medical care in smaller एंड वेल स्टाफ यूनिट्स। अरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस टाइप नहीं बनाने, रेफ्यूजी कैंप टाइप, हमें बनाने छोटे छोटे वेल स्टाफ यूनिट्स। दिस अप्रोच एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर HPMIs एंड एंश्योर देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। Institutional challenge. Long-term care issue. A significant number of individuals in state psychiatric facilities and care homes experience long-term stay, often due to judicial intervention. And these facilities tend to perpetuate custodial care rather than community reintegration, limiting the potential for meaningful rehabilitation. तो जब आप इनको ज्यादा टाइम तक रखते हो, ऑब्वियसली जुडिशरी का इंटरफेरेंस होता है कई बार, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तरह की कस्टोडियल केयर बन जाती है रादर देन किसी तरह की कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन। Second challenge is housing initiative. Programs like Housing First and Tarasha, they offer integrated social and clinical care, demonstrating the feasibility of community-based solution. The Home Again initiative has also provided housing and support to many individuals, showcasing effective models for transitioning from institutionalized care to community living. Okay, so we need a transition from institutional care towards a community living, ताकि उनका reintegration स्मूथली किया जा सके। हमें उनको एक कस्टोडियल होम टाइप चीज में नहीं रखना है। Reframing support measure, economic support, introducing a monthly disability allowance or out of work allowance can provide financial stability for these people. Ensuring access to necessary documentation and banking service is crucial for their economic empowerment. जैसे मध्य प्रदेश में महिलाओं को दिए जाते हैं कितने 1250 रुपए हर मंथ, राइट। लेकिन ये लोग जो थोड़े से मेंटली डिसेबल हैं, होमलेस हैं, क्या इनको ये बेनिफिट मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ना डॉक्यूमेंटेशन है ना बैंकिंग सर्विसेज है। Holistic approach. Addressing structural issues like discrimination, violence, and deprivation requires comprehensive social care and post-discharge support integrated within existing mental health program. Economic inclusion. Facilitating workforce participation through social, cooperative, and affirmative action policies can help reframe HPMI active contributor society rather than mere recipient of charity. So concluding, a multifaceted approach that respects the agency, choice, and right of HPMI is essential. This perspective advocates for viewing HPMI as individual capable of making their own place in society, supported by framework that promote their inclusion and well-being. तो यहाँ से कुछ कुछ काम के पॉइंट्स हैं जो आप उठा सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल वाज विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक मैस, मोर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू कर्ब प्रोडक्शन एंड प्रमोट ऑल्टरनेटिव्स। अब प्लास्टिक को लेकर हमने कई बार सेशन किया हुआ है, ठीक है, इसमें मेंस पे वीडियो भी बना हुआ है, बट यहाँ इसमें क्या काम का है वो देखते हैं। India's significant plastic waste problem demands comprehensive measure to curb production and promote sustainable alternative. First thing is कि हम लोग से बैन लगा देते हैं कि इसके यूज पर बैन है तो इसके खरीदने बेचने पर बैन है, बट बात ये है कि जब तक प्रोडक्शन पे बैन नहीं होगा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट, तब तक तो वो तो चीज बिकती रहेंगी। करंट सिचुएशन क्या है? प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। इंडिया जनरेट अराउंड 4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली with only 25% being recycled or treated, यानी कि 75% कहाँ जा रहा है अभी भी? लैंडफिल में। और फिर हमने एक सेशन किया था मेंस में, लैंडफिल में जो फायर लग रही है, खासकर दिल्ली में काफी इंसिडेंट्स आए थे बीच में, ठीक है, तब हमने इस पर डिस्कस किया था कि लैंडफिल में आप रख देते हो, आपने केमिकल बैटरीज भी वहां फेंक दिए, कुछ जो काम के एलिमेंट्स से निकाल के बाकी आपने वहां फेंक दिया, वो सब एक दूसरे में मिक्स होता रहता है, डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सब कुछ, और फिर वो अपने आप उसमें फायर के इंसिडेंट्स आ जाते हैं समर्स में, ठीक है। तो 75% तो हमारा कहाँ जा रहा है? लैंडफिल में। 25% हो रहा है सिर्फ रिसाइकल, और यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो भी कम है, ठीक है, तो हमें इनको भी बढ़ाने की जरूरत है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स आए थे इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, दे मैंडेट दैट यूजर्स ऑफ प्लास्टिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड रिसाइकलिंग देयर वेस्ट।
This system initially was voluntarily, however, is now enforced through an online EPR trading platform. Challenges in EPR implementation. First is fraudulent certificate. In 22-23, CPCB reported that nearly 3.7 million tons of recycled plastic certificates were generated. अब देखिए आप almost 37 lakh certificates generate हुए. However, about 6 lakh certificates were found to be fraudulent. Additionally, hackers stole several thousand certificates and sold them to companies, leading to criminal investigation. अब देखिए ये भी कि कंपनी से फेक सर्टिफिकेट्स भी ले लिए, उसके बाद हैकर्स ने उसको हैक करके दूसरी कंपनीज को सेल कर दिया कि आप लोग हमसे खरीद लो और दिखा देना कि आपने कलेक्ट किया है. क्योंकि ईपीआर क्या करता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसी को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपका जो भी मटेरियल है, जब यूजर उसको पूरा यूज करके खत्म कर चुका हो, वो एक्सपायर हो रहा हो, तब आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा. तो कंपनीज क्या करती हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लेती हैं कि ठीक है हमने कलेक्ट कर लिया, ऐसा दिखा दीजिए, और फिर हैकर्स ने भी इसके थ्रू पैसे अर्न कर लिए. Audit and security measure. In response to these issues, CPCB commissioned an audit of nearly 800 firms, representing almost a fourth of generated recyclers. The security features of the EPR trading platform were also overhauled, delaying the process of filing returns for 2020-23-4. Efforts to improve the system. First is audit as one-time initiative, and दूसरा है market-driven solution. While necessary, the audit should be a one-time initiative to avoid undermining trust in this system with annual lengthy investigation. आपको ऑडिट करना है, आप एक बार कर लीजिए, आप बार बार एनुअली करते रहेंगे तो फिर काम में दिक्कत होती है. Market driven solution. Although market driven approach has some impact, its effectiveness is limited. There is need for more robust measures to curb plastic production and promote sustainable alternatives. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, पहला कर प्लास्टिक प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन ही बंद नहीं होगा तब तक ये यूज होता रहेगा. सेकेंड इज रिसाइकलिंग सिस्टम अपना इंप्रूव कर लें. ग्रेटर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड प्रमोट द यूज ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स. Second is improving the effectiveness and reliability of recycling system is crucial, and this includes ensuring the legitimacy of recycling certificate and enhancing security of electronic trading platform. राइट. तो ये प्लास्टिक में से एक छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन प्लास्टिक पे ओवरऑल हम लोग डिस्कशन ऑब्वियसली काफी डिटेल डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हो या फिर मेंस 450 प्लस में हो. वैसे टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको मेंस 450 प्लस में ही डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिक को ओवरऑल टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए और बेटर क्या मेजर लेने की जरूरत है, क्या इसमें चैलेंजेस है. बस यहाँ से आपको दो चार पॉइंट्स मिलते हैं कि हमारा 75% जो प्लास्टिक्स है वो अभी भी लैंडफिल में जा रहा है, राइट, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी है. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेक एंड फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट्स के केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं, राइट. ऑडिट एंड सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो आप वन टाइम ऑडिट करा लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा. और लॉन्ग टर्म में तो हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन को ही कम करना होगा और अपने रिसाइकलिंग सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा. तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे टॉपिक के लिए हमें ऐड करने, राइट. बाकी का डिस्कशन मेंस 450 प्लस में. चलिए आगे चलते हैं. ये एडिटोरियल हमारे काम की नहीं है. ओबीसी क्रीमी लेयर एंड ऑल, ये जो अभी रिजर्वेशन का घोटाला हुआ उसमें यूपीएससी में, उसके रिगार्डिंग है, बट इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको बताना हो. चलिए नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका न्यू क्लाइमेट लॉ, न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, और दूसरा कि इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन है, कि इंडिया इसमें आखिर क्या कर सकता है. पेन का कलर बदलते हैं, बोर हो गए इससे. कौन सा ले लें, चलो. ऑलराइट, तो चलिए इस आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स लेते हैं. The new climate change bill signed into law by South African President Cyril Ramaphosa make a significant step in the country's effort to curb greenhouse gas emission and adapt to climate change. इसके की पॉइंट्स देखने. फर्स्ट, एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट. यहाँ पे मैंडेट किया गया है दैट दे शुड बी कर्व फॉर लार्ज फॉसिल फ्यूल हैवी इंडस्ट्रीज एंड रिक्वायर क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान फ्रॉम लोकल म्युनिसिपैलिटीज. सभी म्युनिसिपैलिटीज को एक एडेप्टेशन प्लान देना होगा. ठीक है, अभी हमने एक दिन और बात की थी, तब हमने क्या कहा था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास क्या है, उनके पास फंड्स है, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास सब कुछ है. उन्हें फोकस करना चाहिए मिटिगेशन एफर्ट पर, एडेप्टेशन पर फोकस करना चाहिए मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, अगर फ्लड आएंगे, हीट वेव आएंगे, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज ही ज्यादा सफर करेंगी, ना कि डेवलप कंट्रीज, राइट. मिटिगेशन एडेप्टेशन में फर्क आपको पता ही है. तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि एडेप्टेशन प्लान सबमिट करना होगा हर एक लोकल म्युनिसिपैलिटीज को. तो ये हम अपने पॉइंट्स में भी यूज कर सकते हैं, इंडिया भी इस तरह की चीज कर सकती है, राइट. दिस अलाइन साउथ अफ्रीका विद इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज हाई एमिशन कंट्री.
साउथ अफ्रीका रिलाइंग हैवीली ऑन कोल, हम भी रिलाई करते हैं, करीब 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से। रैंक अमंग वर्ल्ड्स टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स इन 2017। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका कितना एमिशन होता है, ठीक है, हमें पता है कि हमारा भी 70% जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कोल से हो रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर, Western nations have pressured South Africa to transition away from fossil fuel due to significant dependence on agriculture and tourism, which are vulnerable to climate impact. अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इनका यही प्रॉब्लम है, खुद पे काम कम करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा परेशान करते हैं। और हमने देखा भी था कि ये सब कुछ करते हैं ताकि जो वर्ल्ड का ऑलरेडी ओल्ड स्टैब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है, ना किसी को इंडस्ट्रियलाइज उतना ज्यादा होने दो कि ये कल के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सके, जैसे आज चाइना कर रहा है, तो उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज क्लाइमेट को, फंडिंग को, इन सबको एक टूल की तरह यूज करती है टू मेंटेन दी ऑनगोइंग वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। इंडिया का तो क्लियर स्टैंड है कि हमें ट्रांजिशन की बात आप मत कीजिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एनर्जी नीड बहुत ज्यादा है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं अपना तेजी से, ठीक है, हमें भी अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाना है। तो हमसे आप ये मत कहिए कि हम ट्रांजिशन करें फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। इंडिया इसको बिल्कुल एक रेड लाइन मान के चलता है कि इस पे हम कोई बात नहीं करेंगे। स्टेप्स टेकन बाय साउथ अफ्रीका, एनडीसी, तो ये तो सभी ने सबमिट किया था, ठीक है, हमने भी सबमिट किया था अपना एनडीसी, राइट, इन्होंने भी सबमिट किया था 21 में। इट एम्स फॉर 31% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क, दिस अप्रोच सीक्स टू सस्टेनेबली शिफ्ट जॉब्स अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आप कोल प्लांट्स बंद करते हो तो लोगों की जॉब भी जाती है, तो इन्होंने फोकस किया है कि सस्टेनेबली हमें शिफ्ट करना होगा जॉब्स को, तो वो इंडिया पर भी लागू होता है। फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड वेस्ट सेक्टर। नेट जीरो बाय 2050, कंट्रीज लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी सेट ए गोल फॉर नेट जीरो एमिशन बाय 2050, हमने कब तक रखा है 2070। Comparison with India, legislation and policies. Unlike South Africa, India lack any comprehensive climate change legislation. Although multiple acts address the environmental issues like Environment Protection Act, Forest Conservation Act, but a unified climate law is absent. Second, Supreme Court ruling. 23 April में Supreme Court of India recognized citizens' right against the adverse effect of climate change. Yeah, we discussed it, right? Highlighting the need for explicit climate change legislation. और ये कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक लॉ बनाने की जरूरत है। एमिशन इंटेंसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया ने रिपोर्ट किया है दैट 33% रिडक्शन इन एनर्जी एमिशन इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 लेवल एंड वी एम टू रिड्यूस इट बाय 45 बाय 2030। इसमें मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पंचामृत। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी रिसेंटली कहा भी था, इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द G20 नेशंस जिसने अपने एनडीसी को पूरी तरीके से कंप्लाई किया या पेरिस का जो टारगेट था उसको मीट किया है। Additionally, India commits sourcing 50% of its electricity from non-fossil fuel sources by 2030। ये सब हमारे पंचामृत का पार्ट थे। Key takeaways, South Africa. Climate change bill represent a proactive step towards reducing emission and adapting to climate change, reinforcing countries' commitment under international climate agreement. India, despite progress in emission intensity reduction and renewable energy commitments, there is absence of comprehensive climate legislation at present, challenges in addressing क्लाइमेट चेंज कोहेसिबिलिटी। तो इसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं इंडिया की जब बात होगी क्लाइमेट चेंज को लेकर। यहां पर गोलन हाइट्स, ये आपको पता है सीरिया और इसराइल के बीच का डिस्प्यूटेड रीजन है, हालांकि यूएन ने कहा था कि आप गोलन हाइट्स को हैंड ओवर कर दीजिए सीरिया को, ठीक है, बट इसराइल ने कंप्लाई नहीं किया। इसराइल के ऊपर है लेबनान नाम की कंट्री, हमने कई बार मैप में डिस्कस किया हुआ है, बार बार सेम चीज नहीं करेंगे, ठीक है, वहां से हिजबुल्ला आतंकी ग्रुप एक्टिव है, उसने एक अटैक में इसराइल के काफी 12 लोगों को मार गिराया। अब इसराइल दोबारा रिवर्ट करेगा, फिर मारेगा, और फिर ये वॉर ऐसी चलती रहेगी। फॉरेन लॉ मेकर्स कॉल आउट प्रेशर फ्रॉम बीजिंग ओवर समिट इन ताइवान। तो देखिए ताइवान के बारे में एक बात जानिए, ठीक है, ये मेनलैंड चाइना था, यहाँ पे कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया था। उस टाइम रूल कर रही थी केएमटी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी चियांग काई शेक की, वो चली गई ताइवान में और उन्होंने कहा हम रियल चाइना, इन लोगों ने हमें मार के भगाया। 1971 तक यूएन में ताइवान को ही माना जाता था रियल चाइना। 71 तक आते आते यूएस ने कहा ओके ताइवान बाहर जाओ, पीआरसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मेन लैंड, दिस विल बी द रियल चाइना एंड दिस विल सिट इन द यूएनएससी विद अ वीटो पावर, राइट। तब से चाइना ने कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फोर्सफुली भी ताइवान को वापस लेंगे, इट इज पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना अंडर वन चाइना पॉलिसी, ठीक है। तो तब से 1971 से कोई भी कंट्री फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखती है ताइवान के साथ, क्योंकि मेनलैंड चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस चीज को गलत तरीके से लेता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए आई पैक, ये एक बॉडी बनाई गई थी अराउंड ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लॉ मेकर्स फ्रॉम 35 कंट्रीज कंसर्न अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज अप्रोच बीजिंग। कम्युनिस्ट कंट्री है बीजिंग, चाइना, ठीक है। उसके साथ डेमोक्रेसीज कैसे अप्रोच करेंगे उसके लिए बनाया गया था इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये जा रहा था ताइवान में एक मीटिंग करने। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि देयर इज चाइनीज डिप्लोमेट्स वर प्रेशरिंग देम नॉट टू अटेंड ए चाइना फोकस समिट इन ताइवान, क्योंकि चाइना क्या करता है, इसको आइसोलेट करके रखता है ताइवान को। इंडिया के साथ भी फॉर्मल रिलेशन नहीं है ताइवान के। चाइना vehemently defends its claim over Taiwan and views it as its own territory to be annexed by the force if necessary। ये रूटीन थ्रेट है, हमेशा देता रहता है। China routinely threatens retaliation against politicians and countries that show support for Taiwan, which has only informal relation। Okay, remember informal relation, formal diplomatic relation किसी के साथ नहीं है ताइवान के, with most countries due to Chinese diplomatic pressure। इसे कहते हैं विश्व गुरु। इसकी मर्जी के अगेंस्ट, इसके एडवर्सरीज के साथ आप डील नहीं कर सकते। इंडिया की कोई नहीं सुनता, सिर्फ इल्यूशन में जीते हम लोग। रशियन वॉरशिप मेक न्यू विजिट टू क्यूबन वाटर। अब अगर आप क्यूबा को देखोगे तो वो हार्डली यूएसए की फ्लोरिडा, जो उनका पूरा स्पेस वगैरह कंट्रोल होता है, वो फ्लोरिडा से हार्डली 160 किलोमीटर है, ठीक है। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे 1962 में। उस टाइम यही हुआ था कि रशिया ने मिसाइल्स तैनात करने आ रहा था क्यूबा की टेरिटरी पे, तो यूएसए को हिट करना बहुत आसान हो जाता उसके लिए। और उस वक्त यूएसए ने कहा था, जब उन लोगों ने सबमरीन्स को कैच कर लिया था कि रशियन सबमरीन्स क्यूबा की तरफ आ रही है मिसाइल्स लेकर, ओके, इंटरनेट वायर्स डाले गए थे समुद्र के अंदर से, उनमें कुछ वाइब्रेशंस फील किए उन लोगों ने, और फिर उन्होंने चेक किया कि यहाँ पे रशियन सबमरीन्स अंदर से मिसाइल लेकर आ रही हैं। फिर उन्होंने चारों तरफ से सराउंड किया सबमरीन्स को ऊपर उनके फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से, और फिर सबमरीन को ऊपर लाया गया। तब रशिया ने अश्योर किया, ओके, यूएसएसआर ने, कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तब से क्यूबा बहुत ही, आप कह सकते हो कि यूएसए को बहुत एडवर्सरी की तरह दिखता है। और यहाँ पर दोबारा रशियन वॉरशिप्स ने विजिट किया है क्यूबन मिसाइल्स में, ठीक? तो ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि टाइज फिर से ग्रो हो रहे हैं, यूएसए पे प्रेशर बनाने के लिए ये चीज की जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो एक तरफ तो रशिया बिल्कुल यूएसए का अलास्का है, अलास्का भी एक टाइम पे रशिया की टेरिटरी थी, फिर कनाडा आ जाता है और उसके नीचे यूएसए आ जाता है। तो यूएसए रशिया से वैसे भी बहुत करीब है, ठीक है। तो एक तो इधर से प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अभी इन लोगों ने यहीं पे, चाइना और रशिया ने उस दिन ड्रिल्स किए हैं, ठीक है, अपनी एयरफोर्स की। दूसरी तरफ यूएसए के नीचे क्यूबा है, क्यूबा के साथ भी रशिया बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखता है ताकि यूएसए पे दोनों तरफ से एक थ्रेट बना रहे। 3 Russian warships arrived in Cuban waters, Moscow's second such maritime voyage in 2 months। ये क्यूबा के पोर्ट ऑफ हवाना पर पहुंची थी, पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। दे विजिटेड हवाना एज पार्ट ऑफ प्लान्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। This is a symbolic show of strength in response to continued US and Western support to Ukraine। Russia is a long-term ally of Venezuela and Cuba, and its warships and aircraft have periodically made forays into Caribbean and docked in Havana। Russia sees Cuba, with its port less than 160 km from Florida, as strategically important given its continued clout among developing nations। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस में आपके साथ नहीं कवर कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ डिस्कस किया करेंगे हम लोग, क्योंकि बेटर होगा अगर हम डेली एटलीस्ट 3 टॉपिक्स का हम इन डेप्थ एनालिसिस कर लें, ठीक है। वो भी बिल्कुल इस फॉर्मेट में कि अगर उन पे क्वेश्चन आता है आप इजिली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज आप जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ मेंस 450 प्लस, ये दोनों बहुत जरूरी है अगर आपको मेंस के लिए पूरी तरह तैयार करना चाहते हैं आप अपने आप को, ओके। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन प्लस प्रीलिम्स एक्स्ट्रा और ये सब भी आपको मॉड्यूल मिलते हैं, दैट कम्स एट 3000 रुपीज, ओके, वैलिड फॉर 18 मंथ। एंड अगर आपको सिर्फ मेंस का कोर्स लेना है जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंस 450 प्लस एंड आंसर राइटिंग जो कि अक्टूबर से शुरू होगी, अगर ये तीनों चीजें आपको लेनी है तो दैट ऑल्सो कम्स एट 3000 रुपीज मंथ, ठीक है। तो मेंस का कोर्स सेपरेट कर दिया गया है और प्रीलिम्स का सेपरेट कर दिया गया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। सम फील की प्रीलिम्स वो लोग खुद टैकल कर सकते हैं, तो दैट्स फाइन, ठीक है। मेंस के लिए आप ये कोर्स ले सकते हो, इट्स जस्ट कम एट 3000 पर मंथ एंड ये 2025 के मेंस तक वैलिड रहेगा। यहाँ पे हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करेंगे एंड वीक में 2 टाइम्स 2 वीडियोस हमारे होंगे मेंस 450 प्लस के। So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.